जम्मू कश्मीर में सियासी दंगल शुरू हो गई और वो उस सीट पे अनंतनाग राजौरी जो माना जाता है बहुत हॉट सीट है। डिलिमिटेशन कमीशन जब बैठी उसके बाद जो उस सीट को एरिया अलग अलग जोड़े उस सीट में, उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात की जाए, डीपीएपी आज़ाद पार्टी की बात की जाए, एक के बाद एक अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं। अब ऐसे में भाजपा में नजर टिकी है कि भाजपा की तरफ से कौन उम्मीदवार रहेगा, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने दिग्गज नेता मियां अल्ताफ जो मजहबी रहनुमा भी हैं और कांग्रेस और आज़ाद पार्टी से गुलाम नबी आज़ाद खुद इस सीट से उतर रहे हैं। मेरे साथ ऐसे में बातचीत करने के लिए रविंदर रैना जी, क्योंकि तमाम लोगों की नज़रें टिकी हैं कि इतना बड़ा मुकाबला होने वाला है, इसमें बीजेपी की तरफ से कौन होगा। और लोगों की ये पूरी राय है शायद बीजेपी से रविंदर रैना ही होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोगों की नज़रें आप पे टिकी है, क्योंकि इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस पे टिकी थी कि वो किस कैंडिडेट को उतारते हैं। अब जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उतारा, आज़ाद पार्टी ने उतारा, ऐसे में भाजपा किसको उतारे? भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की सभी 5 की 5 जो पार्लियामेंट की सीटें हैं उन सीटों पर जबरदस्त तरीके से इलेक्शन लड़ रही है। 2 पार्लियामेंट की सीटों पर हमारे उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। कश्मीर की 3 सीटें जिसमें एक सीट अनंतनाग राजौरी है, उसका ऐलान मुझे लगता है कि जल्द हो जाएगा। बीजेपी अपने तंजीमी जो हमारा नेटवर्क है उसके दम पर इलेक्शन लड़ती है। जम्मू रियासी की पार्लियामेंट सीट हो, कठुआ उधमपुर डोडा की सीट हो, या फिर जिसका आपने जिक्र किया अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी सीट, मुझे पूरा यकीन है कि अवाम की दुआओं से, लोगों की सपोर्ट से बीजेपी ये तीनों सीटें जबरदस्त तरीके से जीतेगी। यहां तक बात है कि यहां से इलेक्शन कौन लड़ेगा, मुझे लगता है कि बहुत जल्द इस पर पार्टी फैसला ले लेगी। हमें ये भी जराए बता रहे हैं कि इस सीट से आपको उतार रहे हैं क्योंकि मुकाबला बहुत दिलचस्प है। और ये भी बोला जाता है कि जो होम मिनिस्टर अमित शाह साहब हैं वो खुद इस सीट में बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं नई दिल्ली से। क्या आपकी मुस्कुराहट इस चीज़ का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जम्मू कश्मीर का प्रेसिडेंट होने के नाते मेरी ये जिम्मेवारी है कि भारतीय जनता पार्टी अपने मैंडेट के ऊपर जितनी सीटों पर इलेक्शन लड़े वो सीटें हम जीत के आ जाएं। ये पार्टी का सदर होने के नाते मेरी जिम्मेवारी है और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। गांव गांव शहर शहर मेरी रैलियां हो रही हैं। आने वाले दिनों में प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की मुझे बताइए कि बड़ी रैली नहीं, आप मुझे बताइए कि जिस तरह ये बताया जा रहा था भाजपा ये इंतजार कर रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस किस कैंडिडेट को उतारेगी, और जिसका डर था उसी कैंडिडेट को उतारा क्योंकि बहुत दिग्गज नेता हैं। और जिस तरह उमर साहब ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में टाइगर साहब है, हम टाइगर को उतारेंगे उस सीट से। अब टाइगर भी आ गए हैं, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर गुलाम नबी आज़ाद उस सीट से आए हैं। और अब ये लोगों की ये टिकी नजर है कि इस सीट से अगर रविंदर रैना मुकाबले में होंगे तो दिलचस्प मुकाबला रहेगा। देखिए, यहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की मुस्कुराहट ये कह रही है कि शायद आप भी देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस किसको उतारेगी या उन्होंने किसको उतारा है या गुलाम नबी आजाद साहब उतरे हैं। पीडीपी से ऐसी खबरें आ रही हैं कि मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा वो खुद इस सीट पर उतर रही हैं। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ऐलान किया है मोहतरम मियां अल्ताफ साहब का नाम आया है। इसी तरीके से और भी लोगों आपको लगता है कि जिस तरह आपने पहले कहा था एक दिन कि मैं चाहता हूं मुकाबला अच्छा रहे, सुनिए ना, इस बार बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, सुनिए कैसा मुकाबला रहेगा? देखिए, आपके हिसाब का मुकाबला है। पहली बात तो कौन सी जमात किस कैंडिडेट को उतारती है ये उस जमात का फैसला है। मियां अल्ताफ साहब को उतारा है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का फैसला है। पीडीपी कल महबूबा मुफ्ती साहिबा को अगर उतारती है तो ये उनका फैसला है। तो क्या आपको लगता है कि गुलाम नबी आजाद साहब उतरे हैं तो वो उनकी जमात का फैसला है। कल अल्ताफ बुखारी साहब या सजाद लोन साहब भी अपनी अपनी सियासी जमातों से अपने उम्मीदवारों का ऐलान करते हैं तो ये उनका फैसला है। इसमें कोई बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, इलेक्शन
भारतीय जनता पार्टी यकीनन जीतेगी, क्योंकि बीजेपी ने लोगों की खिदमत की है पिछले 10 साल। भाजपा से कौन कैंडिडेट रहेगा आप इस पे नहीं बता रहे हैं, जैसे हमें खबरें मिल रही है कि आपको उतार रहे हैं और आप कुछ भी नहीं बता रहे हैं। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूं। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी इलेक्शंस में अपने कैंडिडेट्स खड़े करेगी, पूरी ताकत के साथ मैं ये कोशिश करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी वो इलेक्शन जीत के आ जाए। रात के 12-12 बजे तक गांव में और शहर में कैंपेन कर रहा हूं। सुबह 7 बजे घर से निकल जाता हूं। अभी थोड़ी देर पहले यहां अपने पार्टी ऑफिस पहुंचा हूं। रात का वक्त है, वही मैं देख रहा हूं क्या लगातार मीटिंग्स चल रही हैं। क्या स्ट्रेटजी बन रही है, क्योंकि इस टाइम लगभग अभी 8:45 का टाइम है, आप ऑफिस में बैठे हैं, स्टाफ भी आपका बैठा हुआ, क्या स्ट्रेटजी चल रही है, क्या मीटिंग चल रही है, भारतीय जनता या ये सीट क्या उतनी ही इंटरेस्टिंग आपके लिए भी जितना अमित शाह साहब इस पे ध्यान दे? भारतीय जनता पार्टी का हर एक जो वर्कर है वो 24 घंटे काम करता है। हमारा सिर्फ इलेक्शन अनाउंस होने के बाद हमारी जो पार्टी की पॉलिटिकल जो सरगर्मियां वो उस वक्त नहीं शुरू होती जब इलेक्शन होता है। 12 महीने के 30 दिन 24 घंटे हमारा काम चलता है और लगातार लोगों की खिदमत, अवाम के बीच में रहते हैं। मेरे ऑफिस में इस वक्त भी 20-25 लोग अलग अलग एरियाज के हैं, जिनको कोई ना कोई मसाइल होगा, जिनको कोई ना कोई काम होगा। हम लोगों के खिदमतदार हैं, गरीबों के खिदमतदार हैं, ज़ईफों और मस्कीनों का मैं खिदमतदार हूं। और इसलिए बीजेपी का उम्मीदवार जो भी होगा, जो फैसला पार्टी करेगी, जो भी पार्टी का सच्चा सिपाही होने के नाते मैं उस पार्टी के फैसले को पूरा करने में और उसको जीत में तब्दील करने के लिए पूरा जी जान लगाता हूं, पूरी ताकत लगाता हूं। और जैसे जंग के मैदान में एक सिपाही उतरता है, फिर वो ये नहीं देखता कि उसको प्यास है, भूख है, नींद है, वो सब कुछ छोड़ के उस मैदान जंग में जीत के लिए लड़ता है। उसी तरह सियासत के इस मैदान जंग में, सियासत के अखाड़े में मैं पूरी ताकत के साथ अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर, जो बीजेपी के तमाम वर्कर्स हैं, ये कोशिश कर रहा हूं कि पहले से भी जबरदस्त जीत भारतीय जनता पार्टी की हो। जम्मू की सीट, उधमपुर की सीट हम जीतें, पहले से ज्यादा वोटों से जीतें। और रही बात अनंतनाग, रजौरी, पुंछ पार्लियामेंट सीट की, जिसमें डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग, कुलगाम और शोपियान आता है। शोपियान का ज़ैनपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी आती है। रजौरी पुंछ, जिसमें नौशहरा, बुद्धल, रजौरी, थन्ना मंडी, दरहाल, मंजाकोट, सुरनकोट, मेंढर, पुंछ, मंडी, लॉरेंस, सब्जियां, चंडीगढ़, ये सारा एरिया आता है। बॉर्डर का एरिया आता है, बालाकोट का एरिया आता है। हर एक गांव के अंदर मेरा जाना हुआ है। एक एक गांव का नाम जानता हूं, एक एक घर का नाम जानता हूं, एक एक शख्स का नाम जानता हूं, चाहे कोई अनंतनाग का रहने वाला हो, चाहे कुलगाम का हो या कोई शोपियान का हो। रजौरी पुंछ तो मेरा घर है। ऐसे में एक सवाल और इसलिए और साथ साथ हर शख्स की बेहतरी के लिए मैंने काम किया है। गुजर बकरवालों को इंसाफ दिलाने के लिए मैंने जंग लड़ी है। 2009 में जब गुजर बकरवालों के बच्चों को ज़बह कर दिया था एक काला कानून, उस वक्त की नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत ने लाया था और कांग्रेस की मदद से और पीडीपी ने मदद की थी। इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बैन, एनसी, कांग्रेस और पीडीपी ने मिलकर 2009 में गुजर बकरवाल कबीले के बच्चों को ज़बह कर दिया था, उनकी सारी नौकरियां खत्म कर दी थी और असेंबली में काला कानून नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी ने पास किया था, जिसका नाम था इंटर डिस्ट्रिक्ट
रिक्रूटमेंट बैन, हजारों गुजर बकरवाल कबीले के बच्चों की नौकरियां एक झटके में एनसी कांग्रेस पीडीपी ने 2009 में खत्म कर दी थी। उसके लिए मैंने लड़ाई लड़ी। जब मैं नौशहरा से होता हुआ रजौरी, दरहाल, बुद्धल से, मंजाकोट से होता हुआ सुरनकोट, मेंढर से पुंछ पहुंचा तो जबरदस्त मुझे वहां जब नौजवान यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के जो गुजर बकरवाल कबीले के थे उनके साथ जब मैं उन गुजर बकरवालों के हक और इंसाफ के लिए लड़ रहा था, उस वक्त की हुकूमत ने मुझे पकड़ के जेल की सलाखों में बंद किया था, क्योंकि मैं गुजर बकरवाल कबीले के जो मस्कीन लोग हैं, जो हुब्बल वतनी का जज्बा रखने वाले लोग हैं, मैं इनके लिए लड़ा था। पुंछ के जेल में, पुंछ के पुलिस स्टेशन में 2 दिन मुझे बंद करके रखा था, क्योंकि मैं गुजर बकरवाल और जो बॉर्डर के ऊपर एएलसी के लोग थे उनके लिए लड़ा था। उसके बाद 50 साल गुजर बकरवाल अपने हकूक के लिए लड़ते रहे। फॉरेस्ट राइट्स यहां एनसी कांग्रेस पीडीपी ने नहीं दिए। पॉलिटिकल रिजर्वेशन गुजर बकरवाल को 50 साल वह हक मांगते रहे, उनको लाठियां डंडे मिले, लेकिन उनको हकूक नहीं दिए। गुजर बकरवाल को पॉलिटिकल रिजर्वेशन, गुजर बकरवाल को ट्राइबल्स के डेवलपमेंट फंड्स, गुजर बकरवाल को जो है उनको जो हकूक मिले सारे वो बीजेपी की हुकूमत ने दिए। बीजेपी ने गुजर बकरवाल के कबीले के साथ इंसाफ किया। आज गुजर बकरवाल की बकरियां, माल मवेशी रजौरी, पुंछ से, डोडा किश्तवाड़ से, सांबा कठुआ से, रियासी से, अब गर्मियां आ रही हैं, कश्मीर जाएगा, गाड़ियां लगेंगी ना, ट्रक्स लगेंगे। एनसी कांग्रेस पीडीपी के जमाने में तो गुजर बकरवालों को गाड़ी में नहीं बैठने दिया जाता था, माल मवेशी तो दूर की बात है। ये बीजेपी की हुकूमत है कि गुजर बकरवाल कबीले के लोग बादशाह की तरह आज जम्मू कश्मीर में राज करते हैं। मेरे दफ्तर के अंदर देखिए एक हजूम सा लगा रहता है गुजर बकरवालों का। क्यों? क्योंकि गुजर बकरवाल गरीब मस्कीन कौम है, हम इनके साथ इंसाफ करते हैं। और मैंने गुजर बकरवालों की लड़ाई लड़ी है जनाब। आप जाएं, चौधरी जुल्फिकार साहब जो उस वक्त पीडीपी के एमएलए थे दरहाल से, जावेद राना साहब सीनियर लीडर जो हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से मेंढर से हैं, चौधरी तालब हुसैन साहब रजौरी से, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उस वक्त लीडर थे। अब्दुल गनी कोहली साहब उस वक्त शायद कांग्रेस के लीडर थे। लेकिन जब 2009 में एनसी कांग्रेस और पीडीपी ने मिलकर गुजर बकरवालों के खिलाफ यह काला कानून लाया, ये चारों लीडर मेरे पास आए थे और हमने इकट्ठे होके एक जंग लड़ी थी, रजौरी पुंछ यूनाइटेड फ्रंट। आप जो मोहतरम जुल्फिकार चौधरी साहब जो बुदल दरहाल से एमएलए थे, मिनिस्टर थे, उनसे पूछ लेना कि रविंदर रैना ने गुजर बकरवालों के लिए लड़ाई लड़ी कि नहीं लड़ी। और वो भी असेंबली में उस रोज खड़े हुए थे। लेकिन पीडीपी के बड़े लीडरों ने जुल्फिकार साहब को बाहर निकाल दिया था, और इसीलिए तो जुल्फिकार साहब ने बाद में पीडीपी छोड़ी। चौधरी तालब हुसैन साहब ने एनसी का विरोध किया, मजम्मत की, मुखालफत की 2009 में कि ये गुजर बकरवालों के खिलाफ आप ज्यादती कर रहे हो। और जब उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत ने गुजर बकरवालों के बच्चों को ज़बह किया तो हमारे मोहतरम चौधरी तालब हुसैन साहब ने नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ दी, अब्दुल गनी कोहली साहब ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी, जुल्फिकार साहब ने बाद में पीडीपी से रिजाइन कर दिया, जावेद राना साहब चिल्लाते रहे, किसी ने उनकी नहीं सुनी। रविंदर रैना ने एजिटेशन लॉन्च की और आज भी रजौरी और पुंछ की आवाम जानती है। मरहूम मोहम्मद शरीफ नोमानी साहब एक बड़े स्कॉलर थे, गुजर बकरवाल कबीले के, पुंछ के रहने वाले। आज वो उस दुनिया फानी में नहीं है। वो अगर आज जिंदा होते, आप उनका इंटरव्यू लेते तो आपको पता चलता कि रविंदर रैना ने कितनी कुर्बानी गुजर बकरवाल कबीले के लिए दी है, कितनी लड़ाई लड़ी है। और इन हुक्मरानों ने, एनसी कांग्रेस और पीडीपी वालों ने मुझे अरेस्ट करके पुंछ के पुलिस स्टेशन के अंदर बंद रखा, क्योंकि मैं मस्कीन गुजर बकरवाल कौम की लड़ाई लड़ रहा था इंटर डिस्ट्रिक्ट के काले कानून के खिलाफ। इसलिए जनाब आज लोग इंतजार कर रहे हैं, अनंतनाग रजौरी में बीजेपी के जो उम्मीदवार है उसके ऐलान का इंतजार हो रहा है। मैं गारंटी से कहता हूं, जिस दिन
हमारे बीजेपी के अनंतनाग राजौरी पुंछ पार्लियामेंट सीट के उम्मीदवार का ऐलान हो जाएगा, आप अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, कुलगाम, शोपियान, राजौरी और पुंछ में जश्न देखेंगे, जश्न। उमर साहब कहते हैं, एक ईद का जश्न आने वाली 11 या 12 अप्रैल को होगा, जब चांद नजर आ जाएगा, और एक ईद बनाई जाएगी जिस दिन बीजेपी के उम्मीदवार का, अनंतनाग राजौरी का ऐलान होगा। मैं आपसे वादा करता हूं, ये जमातें अलग अलग इलेक्शन लड़ रही है ना, एनसी, कांग्रेस, पीडीपी, अल्ताफ बुखारी साहब, गुलाम नबी आजाद साहब, ये अगर इकट्ठे होके अपोजिशन जमात एक कैंडिडेट भी खड़ा करेंगी, तमाम सियासी जमातें, तो भी इनकी जमानत जब्त होगी। उमर साहब कहते हैं सुबह बीजेपी अपना कैंडिडेट अनाउंस करे, सुबह के 10 बजे इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। चलिए, वोट अवाम ने देना है। जिस अवाम की खिदमत बीजेपी ने की है, मैंने की है, जिन गुजर बकरवालों को हकूक बीजेपी ने दिया है, यकीनन वो बीजेपी के एहसानमंद हैं। जिस पहाड़ी कबीले के साथ इंसाफ बीजेपी ने किया है, यकीनन वो पहाड़ी कबीला बीजेपी का एहसानमंद है। मैं मानता हूं इस बात को। और जिस ओबीसी कम्युनिटी के साथ इंसाफ बीजेपी ने किया है, वो बीजेपी के साथ है। गरीब, मजदूर, सवाल ये है किसान, कि सुनिए, सवाल सुनिए ना, जितना आप गिन रहे हैं, जितना आपने गिना ना, देखिए, जिस गरीब के सर के ऊपर छत नहीं थी, जिसको मोदी साहब ने छत बना के दी, जिसको फ्री राशन, जिसको इलाज के लिए गोल्डन कार्ड, जिन गरीब परिवारों की बेटियों को लाडली बेटी का घर में जन्म हो तो 1-1 हजार हर महीने, कितनी ऐसी स्कीमें हैं जो गरीबों के लिए। ये गरीबों की सरकार है जनाब, ये मस्कीनों और ज़ईफ़ों की सरकार है। आप देखेंगे, उमर साहब हों या मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा हों, गुलाम नबी आजाद साहब हों, अल्ताफ बुखारी साहब हों, ये अगर सब मिलके एक कैंडिडेट भी उतारेंगे ना, उसकी भी जमानत, अनंतनाग राजौरी पुंछ की अवाम, उसकी भी जमानत अपोजिशन के कैंडिडेट की जब्त होगी। क्यों? बात मोहतरम मियां अल्ताफ साहब या मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा की नहीं है। मैं पर्सनली सबकी इज्जत करता हूं। मैं मोहतरम मियां अल्ताफ साहब की बहुत इज्जत करता हूं, दिल से इज्जत करता हूं। एक बार जब मैं एमएलए था और हसीब द्राबू साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे, एक नहर का प्रोजेक्ट जो कंगन, जो जहां से मियां अल्ताफ साहब हैं, वहां से एक प्रोजेक्ट जिसका नाम मरहूम मोहतरम मियां बशीर साहब के नाम वो प्रोजेक्ट उस नहर का रखा गया था, उसका नाम बदल दिया गया। और जब इसकी खबर मुझे लगी, और इसकी खबर लगते ही मैंने असेंबली के अंदर उठ के ये कहा द्राबू साहब को कि मोहतरम मियां बशीर साहब एक बहुत मायानाज शख्सियत के मालिक हैं और उनका नाम नहीं बदलना चाहिए। उस वक़्त मोहतरम मियां अल्ताफ साहब, जो कि उस वक़्त असेंबली में मौजूद थे, वो खड़े हुए और उन्होंने ज़बरदस्त तारीफ की थी मेरी, और उन्होंने मुझे कहा था कि ये जो शख्स है, इस शख्स की मैं कदर करता हूं, ये इंसाफ पसंद और इंसानियत पसंद शख्स है। और मियां अल्ताफ साहब अपनी सीट से उठे थे और उन्होंने आके मेरी पीठ थपथपाई थी असेंबली के अंदर। मैं सबकी इज्जत करता हूं। मुझे बताइए, लेकिन ये मुकाबला मियां अल्ताफ साहब के साथ मुकाबला नहीं है। यह मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस है। गलती करे नेशनल कॉन्फ्रेंस, गुजर बकरवाल कबीले के बच्चों को जबा करे नेशनल कॉन्फ्रेंस के हुक्मरान चीफ मिनिस्टर, पहाड़ी कबीले के बच्चों को जबा करे नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ मिनिस्टर, गुजर बकरवाल कबीले के बच्चों को जबा करे नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ मिनिस्टर, गुजर बकरवाल और पहाड़ी कबीले के बच्चों को जबा करे कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर, और उसका खामियाजा भरे मियां अल्ताफ साहब। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक बड़ी चाल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास यहां कोई कैंडिडेट नहीं था और उन्होंने
जबरदस्ती मियां अल्ताफ साहब को मजबूर किया